तो स्वागत है दर्शकों एक बार फिर से आपका अपने चैनल मैक टेक्नोक्रेट्स पर। जी हाँ दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा पॉलीगन लॉ के बारे में। पॉलीगन लॉ क्या होता है, नीट या जेई में पॉलीगन लॉ पर कैसे सवाल बनते हैं, पॉलीगन लॉ को ग्राफिकली और मैथमेटिकली कैसे सॉल्व किया जाता है, इन सभी सवालों के जवाब चलिए आपको इस लेक्चर में देते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, वेक्टर एडिशन का पॉलीगन लॉ। तो सबसे पहले ये जो लॉ है, ठीक है, यूज्ड टू ऐड न्यूमरस वेक्टर, ठीक है ना, मतलब मोर देन टू वेक्टर, मोर देन मोर देन टू मोर देन टू वेक्टर। ओके, तो पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन का वो फॉर्म है जिसमें हम दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अभी तक हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। दोनों के अंदर हमने कितने वेक्टर्स को ऐड किया था? ओनली टू, ठीक है। बट इन दिस केस वी कैन ऐड मोर देन टू वेक्टर्स वेक्टोरियली, नॉट एल्जेब्रिकली, वेक्टोरियली। अब चलिए कैसे करते हैं। जैसे सपोज कीजिए अपन 4 या 5 वेक्टर्स ले लेते हैं, तो क्या करते हैं अपन अपन करते हैं अरेंज ऑल द वेक्टर्स, अरेंज ऑल द वेक्टर्स इन ऑर्डर 1 बाय 1, ठीक है। लिख देते हैं बाय जॉइनिंग हेड्स, बाय जॉइनिंग हेड्स टू टेल, ठीक है। देन लास्ट वेक्टर, लास्ट वेक्टर कहां से कहां होगा? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। देन लास्ट वेक्टर कैन बी represented as resultant vector, represent a resultant vector in magnitude and in direction also. ओके, अब चलिए डायग्रामेटिकली मैं आपको इसको एक बार बना के बता देता हूँ, ठीक है। पॉलीगन लॉ, तो सपोज कीजिए हमारे पास 4 या 5 वेक्टर हैं, तो उनको हम कैसे अरेंज करेंगे? ऑर्डर में, मतलब एक के बाद एक। चलिए मैं बना देता हूँ आपके लिए डायग्राम। सपोज ये मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरे वेक्टर को हमने इसी से जोड़ा, सपोज ये मेरे पास है बी वेक्टर, ठीक है, ये मेरे पास है बी वेक्टर। उसके बाद सपोज कीजिए ये मेरे पास है सी वेक्टर, जो मैंने इसी के साथ आगे जोड़ दिया वेक्टर में, ठीक है। उसके बाद सपोज ये है मेरे पास ई वेक्टर, ये है मेरे पास ई वेक्टर। आ रहा बात समझ में? अब इसके बाद मेरे पास एक वेक्टर ये आ गया एफ वेक्टर, ठीक है, और एफ वेक्टर यहाँ पर आके खत्म हुआ। तो देखिए हमने जितने भी वेक्टर्स थे 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 वेक्टर्स हैं। सॉरी, सी वेक्टर के बाद ये डी वेक्टर और ये ई वेक्टर, ठीक है। 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 वेक्टर्स हैं। हमने उन 5 के 5 वेक्टर्स को एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है ना। मतलब ए वेक्टर एक्स डायरेक्शन में था तो हमने सबसे पहले ए को ले लिया। उसके बाद बी वेक्टर एक ऐसा था, कहीं पर था स्पेस में, तो उसको हम ऐसा कैसा उठा के लिया है विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसे हमने यहाँ पर रख दिया। सी वेक्टर कहीं पर था ऐसा, तो उसे हम उठा के लिया है और ऐसा कैसे यहाँ पे लगा दिया, लेकिन एक ऑर्डर में, मतलब हेड से टेल जुड़ा हुआ है।
यहाँ पर अपन ने बोला ना हेड टू टेल, ऑर्डर में जोड़ते हैं तब क्या होता है, हेड टू टेल, ठीक है। बी, देन सी, देन डी और ई, लास्ट वेक्टर हमारा यहाँ पे आके खत्म हुआ है। so this is the इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, ठीक है। अब अगर ये सब ऑर्डर में है तो अगर मैं इसको ऑर्डर में लूं तो डायरेक्शन नीचे आएगी, ठीक है। लेकिन यहां पर कहा गया है कि ये अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। देन लास्ट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, कहां से कहां तक, इनिशियल टू फाइनल। तो ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जिसे हम आर वेक्टर बोलते हैं, उसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। इसकी लेंथ इसके इन सभी के सम के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी और इसकी जो डायरेक्शन है वो इस इन सभी वेक्टर्स के रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ओके। तो हमने इन पांचों का वेक्टर सम किया तो हमारे हमारे पास कुछ ये मिला है हमको, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये सारे वेक्टर्स सेम प्लेन में है, 3 डायमेंशन में वेक्टर्स का एडिशन आपके कोर्स के अंदर नहीं है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स किस तरीके से बनती है, इसके अंदर प्रॉब्लम्स बनती हैं जो मैं आपको करवा सकता हूं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे बात करते हैं अपन एक टायर की, ठीक है। टायर के बीच में एक्सल होता है और उससे चारों तरफ क्या जुड़े हुए रहते हैं, स्पोक्स, ठीक है। कांटे जुड़े रहते हैं ना, स्पोक्स जुड़े रहते हैं। तो ये रहा आपका व्हील और उसके अंदर ये जुड़े हुए हैं स्पोक्स, ये सब इस एक्सल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। गाड़ी का वजन ऊपर से इसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। गाड़ी का वजन ऊपर से इसके ऊपर पड़ रहा है, तो इन स्पोक्स के ऊपर भी फोर्स पड़ता होगा। तो सपोज कीजिए ये स्पोक कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगा रहा है, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, ठीक है। ये लीजिए, ये सभी फोर्स की डायरेक्शन है, ये क्या है, फोर्स की डायरेक्शन। तो अगर मैं इन सभी फोर्सेस को ऐड करना चाहूं, अगर मैं इन सभी फोर्सेस को ऐड करना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे नेट फोर्स मिलेगा इस एक्सेल पे, क्योंकि ये सारे फोर्स कहाँ पे लग रहे हैं, इस पॉइंट पर या फिर जहां पर आपके टायर का एक्सेल होता है, ठीक है। तो इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट मेरे को निकालना हो तो मैं पॉलीगॉन लॉ यूज करूंगा। और पॉलीगॉन लॉ कैसे यूज करते हैं हम अभी थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जानते हैं कि गाड़ी के ऊपर, मतलब इस व्हील के ऊपर ऊपर से डब्ल्यू वेट लग रहा है। भाई कोई भी गाड़ी होती है उसका वजन होता है, उसके ऊपर जो सवारी बैठी होती है उसका वजन होता है। तो पूरा जो नेट फोर्स है वो कहाँ लगता है, नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और उसको कौन सपोर्ट करता है, सबसे नीचे व्हील होते हैं। किसी भी व्हीकल की आप बात करें, गाड़ी की बात करें तो उसमें सबसे नीचे व्हील होते हैं, तो ये व्हील है, ठीक है। तो इसके एक्सेल पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब डब्ल्यू इधर नीचे की तरफ लगेगा, तो इस एक्सेल पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ताकि वो इसको बैलेंस कर सके। आई कुछ बात समझ में। तो ये जितने भी फोर्सेस हैं इन सब का जब अपन पॉलीगॉन लॉ के थ्रू रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ताकि वो इसको बैलेंस कर सके, ठीक है। और साथ के साथ ये फोर्स चारों डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं ताकि आपका टायर रोटेशन भी कर सके। तो ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। पॉलीगॉन लॉ को सीखने के लिए हमें वेक्टर के रिजोल्यूशन करने पड़ते हैं, मतलब वेक्टर्स के कंपोनेंट्स निकालने पड़ते हैं। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के अलोंग हम कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, वो मैं आपको समझा चुका हूं। एक बार फिर वेक्टर के अंदर हम कंपोनेंट्स निकालेंगे तो वो मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, लेकिन इस वाले डेरिवेशन का, मतलब पॉलीगॉन लॉ का जो प्रूफ है वो मैं आपको वेक्टर रेजोल्यूशन वाले टॉपिक के बाद ही बताऊंगा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं अपन। अगला टॉपिक है हमारे पास वेक्टर सब्सट्रैक्शन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। मतलब अब हम क्या देखेंगे, अभी तक हमने देखा था r इक्वल टू ए माइनस बी, अब हम देखेंगे r डैश इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना। मतलब ये r डैश वेक्टर है जो a माइनस बी वेक्टर के अकॉर्डिंग है। अब आप सपोज कीजिए हमने कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया था, ये था हमारे पास a वेक्टर, ठीक है, और ये मैंने बनाया था बी वेक्टर,
जब हमने a प्लस बी को जोड़ा था तो हम मैंने बनाया था a वेक्टर और b वेक्टर। तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया था। तो इनका रिजल्टेंट अपने पास कहाँ आया था, यहाँ पर। ये रिजल्टेंट अपने पास इधर आया था, ठीक है। और ये था अपने पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर, कुछ ऐसी हमने बात करी थी। लेकिन अब हमको निकालना है ये, क्या निकालना है ये। तो प्यारे दोस्तों, क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता, a प्लस माइनस बी वेक्टर। मतलब मैंने इसी एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख दिया जहां पर ये माइनस जो था ऑपरेटर था, मैथमेटिकल ऑपरेटर था, और ये बी क्या था, प्लस बी था, मतलब बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन जब मैंने बीच वाले ऑपरेटर को, मैथमेटिकल ऑपरेटर को प्लस कर दिया और माइनस साइन इसके साथ इंड्यूस कर दिया, तो ये हो गया अपोजिट वेक्टर। किसका अपोजिट वेक्टर, बी का अपोजिट वेक्टर। तो अगर प्लस बी इस डायरेक्शन में है तो माइनस बी, अगर प्लस बी इस डायरेक्शन में है तो माइनस बी अपोजिट डायरेक्शन में इतना बड़ा ही होना चाहिए, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर। थोड़ा सा और लंबा जाएगा हल्का, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना भाई। प्लस बी उधर ऊपर है तो हमारे पास माइनस बी कहाँ आना चाहिए, हमारे पास यहाँ आना चाहिए माइनस बी। ये माइनस बी वेक्टर है जो बिल्कुल 180 डिग्री है, किससे, प्लस बी से। अपोजिट वेक्टर्स पढ़े थे ना अपन ने, ये उसी का एग्जांपल है। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट वापिस से पैरेललोग्राम बनाना है। इस बार पहला वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, तो ये दोनों यहाँ पर आके कट कर रहे हैं। तो ये जो इन दोनों के बीच का हमारे पास जो डायगोनल आया है इस पैरेललोग्राम का, ये हमारे पास ए वेक्टर था, तो इसको हम लिख देंगे आर डे, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये हमारे पास आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो कुछ बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। जी हाँ। अब एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो पूरा एंगल था, ये पूरा एंगल हमारे पास था थीटा, है ना, मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। उसी तरीके से ये दोनों वेक्टर हैं, अब की बार हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, पहला और ये दूसरा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है, ये यही है इन दोनों के बीच का एंगल। अब आप जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बने हुए हैं। तो अगर ये वाला थीटा है, ये यहां से लेके यहां तक का थीटा है, और यहां से लेके, अगर ये पूरा का पूरा एंगल 180 है, ये वाला एंगल थीटा है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, बचा हुआ एंगल हमारे पास हो जाएगा पाई माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब रही बात फॉर्मूले की, तो हम फॉर्मूला कैसे लिखते थे, हम फॉर्मूला लिखते थे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 ए, सॉरी मैग्नीट्यूड में अपन सिर्फ प्लस लिखते हैं, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह हम रख देंगे पाई माइनस थीटा। थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, थीटा की जगह हम रख देंगे पाई माइनस थीटा। अब कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो हमारे पास आर का फॉर्मूला जो चल के आ जाता है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो वही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास माइनस इंट्रोड्यूस हो चुका है, हमारे पास माइनस इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आपको न्यूमेरिकल के अंदर उसने वेक्टर्स को ऐड करना कहा है या फिर वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करना कहा है, ठीक है। ये वेक्टर कुछ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। अब रही बात अब रही बात हमारे पास डायरेक्शन की, काई की, डायरेक्शन की, ठीक है। तो ये हमारे पास a माइनस बी वैक्टर था। तो जैसा कि हम यहाँ पर निकालते थे, इसको अपन बोलते थे अल्फा, मतलब इन दोनों का जब सम करते थे तो रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। उसी तरीके से हम, अब की बार हमारे पास क्या है रिजल्टेंट, ये वाला। तो अब की बार हम पहले वेक्टर से ये एंगल निकालेंगे, ठीक है। इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे अल्फा, इसको अपन बोल देंगे अल्फा। चलिए निकालते हैं। तो अगर हम टेन अल्फा डैश निकालें, ये अल्फा डैश है हमारे पास, ठीक है ना, टेन अल्फा डैश इज इक्वल टू बी ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ऑफ कॉस थीटा।
अब ये कैसे आया देखिए, डायरेक्ट प्रूफ करके बता देते हैं। तो टेन अल्फा हमारे पास था, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था बी साइन थीटा डैश अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा डैश। ठीक है ना। अब थीटा डैश क्यों लगाया मैंने, हमारे पास यहाँ पे जो हमने थीटा थीटा एंगल इसी बारे में बात करी है ना, तो हमने थीटा की टर्म्स में जब फॉर्मूला लिखा तो यहाँ माइनस आ गया। अगर आप फॉर्मूले में यहाँ प्लस ही रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पाई माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, जो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट एंगल है बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस वाले थीटा मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच वाले थीटा की टर्म्स में लिखना चाहेंगे फॉर्मूला, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो थीटा डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, थीटा डैश की जगह में लिख देंगे बी साइन पाई माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी ऑफ कॉस पाई माइनस। ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा चल के टेन, हमारे पास आ जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बी ऑफ साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी। अब कॉस पाई माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला चल के आ जाएगा टेन अल्फा डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है। तो फाइनली फॉर्मूला आ गया। तो हमने क्या देखा, हमने ये बात नोट करी कि जब सब्ट्रैक्शन होता है तो फॉर्मूला वही रहता है, लेकिन यहाँ पर 2ab वाली टर्म में माइनस आ जाता है। और दूसरी चीज हमने देखी कि यहाँ पर जो आपका डायरेक्शन वाला फॉर्मूला था उसमें डिनोमिनेटर में यहाँ प्लस आता था पहले, यहाँ पर भी माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये कुछ जनरल सी बातें थी जो वेक्टर एडिशन से रिलेटेड ही थी, हालांकि नाम इसका वेक्टर सब्ट्रैक्शन था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन के। वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता क्या है वो हमने देख लिया, अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि वो किस तरीके से बिहेव करता है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास आ जाएगी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ नॉट वैलिड, कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर वैलिड नहीं होता है। ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए, या इसी वाले डायग्राम से रेफरेंस ले लेते हैं, ये ए है तो ये माइनस बी हो जाएगा। ठीक है। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज माइनस बी वेक्टर। ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करूं तो डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है ना। अगर मैं डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करूं तो कुछ इस तरीके से देखिए, ये हमारे पास है ए वेक्टर और ये हमारे पास है बी वेक्टर। तो ये हमारे पास हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरा कलर का यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ऑफ माइनस बी वेक्टर। ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ए वेक्टर। ठीक है ना। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। चलिए अब बात करते हैं, जब हम बात करते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये पैरेललोग्राम बन गया, दोनों यहाँ पर आगे टच कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा वेक्टर। इस वेक्टर को क्या बोल देंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर ये रहा और उसके बाद माइनस ए वेक्टर किधर है, ये रहा माइनस ए वेक्टर।
ये क्या है, माइनस ए वेक्टर। तो इन दोनों को मिलाकर एक पैरेललोग्राम कंसीडर करेंगे तो हमारे पास, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये डायगोनल आएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं है, ये तो मैंने शुरुआत में ही लिखवा दिया, रिजल्ट मैंने पहले लिखवा दिया, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने बाद में दिया है। एक्सप्लेनेशन आप देख लिए, ए माइनस बी इधर आ रहा है तो बी माइनस ए इधर आ रहा है। साफ जाहिर है, दिख रहा है आपको कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स हैं। जी हाँ, ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स हैं। आई बात समझ में? चलिए अब दूसरा लॉ देखते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी माइनस सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, मतलब जो ये हमारे पास लॉ था, इसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते थे, तो यहाँ पे लिख देंगे एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ नॉट वैलिड, एसोसिएटिव लॉ नॉट वैलिड। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ को भी आप डायग्रामेटिकली इस तरीके से सॉल्व करके, जब आप इस वाले इक्वेशन का भी वेक्टर डायग्राम बनाएंगे तो वो भी इसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है, टाइम कंज्यूम होता है, बस एक छोटी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, एप्लीकेशन में ऐसे कैसे यूज आ जाती है, इसलिए मैंने आपको कम्यूटेटिव लॉ का एक एग्जांपल देके समझा दिया है। इसको भी आप इस तरीके से एक बार घर पे ट्राई करके समझ सकते हैं। ठीक है, वरना ये जनरल फॉर्मूला या जनरल रिलेशन आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन वाले पॉइंट में ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इक्वल वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इक्वल वेक्टर। ठीक है ना, मतलब अब हम दो एक जैसे वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हमारे पास वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और इसको हमने बोल दिया है ए। ठीक है, और एंगल है, एंगल कितना है हमारे पास ए और बी के बीच का, थीटा। क्या है, लिख देते हैं, एंगल बिटवीन दैम, एंगल बिटवीन दैम इक्वल टू थीटा। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हमारे पास आता था आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स cos थीटा। ठीक है, चलिए अब हम इन सब की वैल्यूज रख देंगे, तो हमारे पास आर स्क्वायर जो हमारा पास अननोन है ए स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए इंटू ए कॉस ऑफ थीटा। फर्दर सॉल्व ही करते जाना है, सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं टू ए स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर, ठीक है, वन प्लस कॉस वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस वन। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन से लिखा है। हम जानते हैं कि कॉस टू थीटा जो होता है वो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन के बराबर होता है। ये मैंने इस वजह से लिखा हुआ है ना। मैंने आपको आइडेंटिटीज या फिर फॉर्मुलेशन सारे बेसिक मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन में अच्छे से करा दिए थे। आप चाहते हैं तो वो लेक्चर एक बार फिर से देख सकते हैं। This minus one, this plus one and this minus one are cancelled. 2 into 2, 4. Then what we get in the next step of the equation? R square is equals to 4a square cos गड़बड़ हो गई बच्चों, अपन को माइनस करना था, सब्ट्रैक्शन करना था ना, तो माफी चाहूंगा आप सभी से। फॉर्मूले में हमने यहाँ माइनस डिराइव किया था,
सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले में, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, उसी तरीके से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और उसी तरीके से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमारी पूरी पिक्चर ही चेंज हो जाएगी। चलिए पिक्चर चेंज करते हैं, छोटी मोटी ह्यूमन मिस्टेक है, असुविधा के लिए खेद है आपसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला था, ये भी एक फॉर्मूला था किसका, cos 2 थीटा का। मतलब cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब की बार हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ओपन करेंगे, then what we get, r square is equal to 2a square plus 1 minus 1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए 2 इंटू 2 4a², तो हमारे पास हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे अपन, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, तो r हमारे पास आ जाएगा 2a साइन थीटा बाय 2। r कितना आ जाएगा, 2a साइन थीटा बाय 2। तो ऐसा ही फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने एडिशन में भी डिराइव किया था। ठीक है, वहां पर साइन की जगह cos थीटा बाय 2 आया था, तो यहाँ पर साइन थीटा बाय 2 आया है। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को अगर आप याद रखेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा जल्दी हो जाएगी, इतना सब कुछ आपको डायरेक्ट प्रोसेस में नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट ये रिलेशन याद होना चाहिए इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पर कॉस लगा देंगे तो यही केस बन जाएगा ऑफ वेक्टर एडिशन। अब चलिए इसी टॉपिक को थोड़ा आगे एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि सब्ट्रैक्शन है दो इक्वल वेक्टर्स का, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड तो ए के इक्वल है, और उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो थीटा की क्या वैल्यू हो कि हमारा आर का वैल्यू भी ए के इक्वल हो जाए। ठीक है, आर का वैल्यू भी ए के इक्वल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखिए आप, ये 60/2, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 1/2, तो अपॉन के 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए, है ना। यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखकर खुद सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी ए, और यही आपके मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, और यही आपके मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, और तब आप उन दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब आप उन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट भी उसी मैग्नीट्यूड का आएगा, वो हम यहाँ पे बताना चाह रहे थे। ठीक है बच्चों, ये आपके पास एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि ये फॉर्मूला, और फॉर्मूला में भी 60 डिग्री। एक और बेसिक चीज होती है कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, तब क्या होगा, ठीक है ना, तब क्या होता है, तब हमारे पास होता है थीटा इज इक्वल्स टू या तो 0 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा। ठीक है, थीटा बराबर या तो 0 डिग्री होगा या फिर 90 डिग्री होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे, ए प्लस बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम क्या लिख सकते थे, इसका मैग्नीट्यूड हम लिख सकते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ऐसे ही इसका मैग्नीट्यूड हम लिख सकते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कॉस थीटा। जब हम इन सभी को यहाँ पर लाके सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू 0।
जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, टू ए बी कॉस थीटा एंड टू ए बी कॉस थीटा, व्हाट डिड गेट, वी गेट फोर ए बी कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वो जीरो नहीं हो सकता, इसी तरीके से बी जो है वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कॉस थीटा की वैल्यू ही जीरो है, और कॉस थीटा की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। आई बात समझ में? तो क्या कंक्लूड होता है इससे, इससे ये कंक्लूड होता है कि जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तब वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट में आपको नीट के क्वेश्चंस में स्टेटमेंट में आपको ये चीज वो आपसे पूछ सकता है, वो पूछेगा कि इफ द वेक्टर सम, if the resultant sorry if the magnitude of vector sum of two vectors is equal to the magnitude of subtraction of these two vectors, then what is the angle between them, then the angle between them डायरेक्ट रिजल्ट अगर आप याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मतलब किसी भी वेक्टर को रिजोल्व कर देना। ठीक है, वेक्टर क्या है, वेक्टर एक डायरेक्शनल नेचर है, वेक्टर के पास क्या होता है, डायरेक्शनल नेचर। तो अगर आप किन्हीं भी दो डायरेक्शनल नेचर को ऐड कर देते हैं और तीसरा डायरेक्शनल नेचर बनता है तो उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहे थे अभी तक। ठीक है ना, अब हम इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे, मतलब अगर आप एक वेक्टर को दो अलग अलग डायरेक्शन में उसका इफेक्ट निकालना चाहें तो वो जो दो डायरेक्शन होंगी उन डायरेक्शन के अलोंग जो उनके कंपोनेंट होंगे उसको अपन बोलते हैं रिजॉल्व करना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजॉल्व करना। चलिए पहले इसके फॉर्मूलेज लिख लेते हैं, फॉर्मूलेज या फिर सबसे पहले इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, सपोज कीजिए मेरे पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये मेरे पास क्या वेक्टर है, ए वेक्टर। ठीक है, अब अब हमें इसके दो पार्ट्स करने हैं, दो स्प्लिटिंग करनी है इसकी। ठीक है, तो पहला मैंने ये कर दिया और दूसरा मैंने ये कर दिया। कुछ आ रही है बात समझ में, कुछ बात समझ में आ रही है मैंने कैसे करा, अभी समझाते हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड कर रहे थे, तो ये वाला वेक्टर आ रहा था हमारे पास। ठीक है ना, अब हम इसका रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, इस वाले वेक्टर को मैंने तोड़ा, आधा इस डायरेक्शन में और आधा इस डायरेक्शन में। डू यू गेट माय पॉइंट, आधा इस डायरेक्शन में आधा इस डायरेक्शन में, और आप डायरेक्शन रैंडमली कोई सी भी ले सकते हैं, कैसी भी। मैं ये वाला एक वेक्टर एक डायरेक्शन ये ले सकता था, एक डायरेक्शन ये ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते थे अपन। ठीक है ना, आगे क्या करना वो देखिए। तो मैंने इस ए वेक्टर के दो डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाले, एक इधर एक इधर। अब ये जो दो वेक्टर दो डायरेक्शन निकाली है हमने, ये पैरेललोग्राम बना के निकालना। आप बच्चों कैसे निकालना, पैरेललोग्राम बना के, पैरेललोग्राम बन गया। अब उसके बाद एंगल डिफाइन कर देते हैं, इस एंगल को बोल देते हैं अल्फा, इस एंगल को बोल देते हैं बीटा। ठीक है, इस एंगल को बोल देते हैं अल्फा और इस एंगल को बोल देते हैं बीटा। ठीक है, ये अल्फा एंगल यहां तक है और बीटा एंगल यहां तक है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस वाले वेक्टर को कैसे नोटेशन देंगे और इस वाले वेक्टर को कैसे नोटेशन देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ये वाला वेक्टर। ठीक है, इस इसको नाम दे देते हैं अपन a1 वेक्टर, मतलब a1 कंपोनेंट। ठीक है ना, क्या बोल देते हैं, a1, मतलब इस डायरेक्शन को मैंने 1 बोला है। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन x एक्सिस होती तो मैं यहाँ पे लिख देता ax। आई बात समझ में, अगर ये नॉर्मल डायरेक्शन होती तो मैं यहाँ पे लिख देता an। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने इस डायरेक्शन को 1 माना तो ये हो गया a1 और ये मेरे पास हो गया a2। क्या हो गया, a2। अब देखिए अगर आप a1 की वैल्यू निकालेंगे आप, या फिर पहले a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a2 की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी, a ऑफ साइन अल्फा अपॉन, ठीक है, अपॉन साइन
अल्फा प्लस बीटा। और इसी तरीके से अगर आप A1 का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो वह हमारे पास आ जाएगा ए साइन बीटा, ठीक है, अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये रेजोल्यूशन के दो फॉर्मूलेज हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए, जो आपको अच्छे से आने चाहिए। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया भाई? बच्चे के मन में डाउट हो सकता है कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आपने तो हर फॉर्मूले का प्रूफ दिया है, तो इसका भी दो प्रूफ। इसका प्रूफ देने के लिए हमें लामी थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? लामी थ्योरम। तो लामी थ्योरम भी मैं आपको इसी वाले टॉपिक के अंदर, या फिर लामी थ्योरम कब आता है? एनएलएम में आता है। कोई बात नहीं, इसी टॉपिक के आगे मैं आपको लामी थ्योरम समझा दूंगा। लामी थ्योरम जो होती है वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। अभी आप बस ये फॉर्मूला देख लीजिए, इसका प्रूफ भी अपन बाद में आगे कर लेंगे, लामी थ्योरम अपन जब पढ़ेंगे तो। ठीक है, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चाहते हैं हम रिजोल्यूशन। ठीक है, हम क्या चाहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिजोल्यूशन चाहते हैं। मतलब ये हमारे पास एक्स एक्सिस है एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास प्लस एक्स, ये माइनस है। तो हमने ओरिजिन से अपना कोई वेक्टर स्टार्ट किया और इसको इस डायरेक्शन में ले गए, ये ए। ठीक है, अब आप खुद देखिए, इसको मेरे को इस वेक्टर के रिजोल्यूशन करने हैं, कंपोनेंट्स बनाने हैं। लेकिन अब पहले मैंने कोई भी दो रैंडम डायरेक्शन ले ली थी, लेकिन अब की बार मैंने जो दो डायरेक्शन ली है, पहली ली है एक्स एक्सिस और दूसरी ली है वाई एक्सिस, मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पहली डायरेक्शन और दूसरी डायरेक्शन से अपन एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो चुका है। उस वाले डायग्राम से एनालॉजी करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा और ये हमारे पास आ जाएगा बीटा। ठीक है, इसकी लेंथ हमारे पास ए के इक्वल है ही सही। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? तो जब हम ये ऊपर वाला फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A2। अब हम इसको लिख देंगे ए परपेंडिकुलर। इसको क्या लिख देंगे? ए परपेंडिकुलर। तो A2 क्या था? ये वाला कंपोनेंट, मतलब ये। अब हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा ए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना रहा था अपने पास? ए साइन अल्फा। ए साइन अल्फा मतलब ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल हमारे पास अल्फा। ठीक है, अपॉन अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। देखो एक्स और वाई, ये पूरा 90 डिग्री बन जाएगा। एक्स और वाई के बीच का एंगल साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो हमको जो पहला फॉर्मूला मिलेगा वो मिल जाएगा A2 इज इक्वल टू ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए साइन, अगर ये अल्फा है तो अल्फा, नहीं तो थीटा है तो थीटा। ठीक है, एंड दूसरी चीज हम क्या जानते हैं? दूसरी चीज हम जानते हैं कि हमें अगर A1 निकालना है तो A1 को हम तो बोल देंगे ए पैरेलल, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ए साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। चलिए, ए साइन बीटा। अब ये जो बीटा है, ठीक है, इस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस बीटा को मैं यूं नहीं लिख सकता क्या? बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, दिख रहा है आपको डायग्राम में? ठीक है, तो बीटा को हम लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा। बीटा को हमने 90 माइनस अल्फा लिखा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए पैरेलल इज इक्वल टू ए साइन 90 माइनस अल्फा अपॉन साइन 90। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री थी, तो साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा ए पैरेलल इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम एक कॉस कंपोनेंट बोलते थे और एक साइन कंपोनेंट बोलते थे। तो जब इस तरीके से हमें किसी भी रैंडम डायरेक्शन में रिजॉल्व करना हो तो हमें दो एंगल निकालने पड़ते हैं, अल्फा और बीटा, और उनके करस्पॉन्डिंग ये जनरल फॉर्मूला जनरेट होता है। कहाँ से जनरेट हुआ ये जनरेट हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे, फ्रॉम लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम क्या होती है स्टूडेंटों? इसी चैनल में आगे मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है,
लेकिन जब हम वही रेजोल्यूशन चाहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, मतलब हम 2 डायमेंशनल प्लेन में करवाना चाहते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन एक्स वाई, ठीक है, या फिर वाई जेड या जेड एक्स, कुछ भी, दो डायमेंशन होनी चाहिए आपके पास। तो 2 डायमेंशन के केस में आप अल्फा प्लस बीटा को 90 डिग्री ले सकते हो, और उसी के बेसिस पर हमें दो एंगल की जरूरत नहीं पड़ती, हम एक ही एंगल से काम चला लेते हैं। हम बीटा को क्या लिख देते हैं, 90 माइनस थीटा। और जब हम बीटा को 90 माइनस थीटा लिख देते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोनों में साइन का फंक्शन आ रहा था, यहाँ पे साइन अल्फा आ रहा था, यहाँ पे साइन बीटा आ रहा था। लेकिन जब हमने बीटा को 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट किया इस तरीके से, तो वो भी हमारे पास कॉस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी वेक्टर होता है वो अगर किसी एंगल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो उस एक्सिस पर बनने वाला जो कंपोनेंट होएगा, उस एक्सिस पर, जिस एक्सिस से आपका वेक्टर एंगल बना रहा है, या फिर जिस डायरेक्शन से आपका वेक्टर एंगल बना रहा है, उस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होएगा, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये हो जाएगा ए पैरेलल, इसे अपन बोल देंगे पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। और वो कंपोनेंट जो एक्सिस से, मतलब जिस एक्सिस से आप एंगल बना रहे हो, उस एक्सिस से 90 डिग्री बना रहा हो, ये देखो ये 90 डिग्री बना रहा है ये वाला कंपोनेंट, तो उस कंपोनेंट को अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है ना, या फिर एक्स कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, एक्स कंपोनेंट, और उसके बाद ए परपेंडिकुलर, इसको अपन बोल देते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या फिर इसको अपन बोल देते हैं वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वेक्टर का रिजोल्यूशन किया। रिजोल्यूशन करने की जरूरत क्या पड़ती है, आगे जब मैं आपको पॉलीगॉन लॉ का प्रूफ दूंगा, लामी थ्योरम समझाऊंगा, तब हमें रिजोल्यूशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। चलिए, अब ये तो था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का 2D फॉर्म। अब मैं आपको एक बार 3D फॉर्म के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक चल रहा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और हम अभी तक इतनी बात तो कर भी चुके थे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज योर वेक्टर ए, ठीक है। तो इस एंगल को हम थीटा बोल देते हैं, इस एंगल को हम क्या बोल देते हैं, थीटा, मान लिया हमने इस एंगल को थीटा। अब ये जो एंगल थीटा है, इससे अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालें, तो ये कंपोनेंट मेरे पास कितना हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट मेरे पास हो जाएगा ए कॉस थीटा। और इसी तरीके से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालें, तो ये कंपोनेंट मेरे पास कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। अभी थोड़ी देर पहले हमने 2 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम में सीखा था ना, तो ये पैरेलल कंपोनेंट और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री एंगल। तो अगर आप इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर करें, इस वाले ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को, आप इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर करें, ठीक है, वेक्टर अपना छुपना नहीं चाहिए, वेक्टर इधर ही है अपना। अगर आप इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर करें, राइट एंगल ट्राइंगल को, तो अपन लिख देंगे बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस से हम क्या लिख सकते हैं कि थीटा के साथ वाले जो लाइन होती थी वो बेस कहलाती थी, थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर कहलाती थी। तो जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है, ठीक है। तो हम लिख सकते थे हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हाँ, हम इसी लेंथ की तो बात कर रहे हैं, और लेंथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको ये x डायरेक्शन में है तो मैं इसको बोल देता हूँ ये ax है, और ये y डायरेक्शन में है तो मैं इसको बोल देता हूँ ये ay है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो इससे हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब ए इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस
y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। तो रही बात अगर थीटा एंगल की, एंड तो हम थीटा की भी बात कर लेते हैं। टेन थीटा, टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए वाई अपॉन ए एक्स। तो अगर आपको थीटा निकालना है तो थीटा आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला और ये रहा आपके एंगल निकालने का फॉर्मूला। मतलब आपने जिस भी वेक्टर का रिजोल्यूशन किया है, जिस भी वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाए हैं, तो पहला कंपोनेंट अगर पैरेलल कंपोनेंट आपने वेक्टर से थीटा एंगल पे बनाया है, ठीक है, तो वो थीटा कुछ आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रेजोल्यूशन इन 3D। अब जब हम वेक्टर को 3D में रिजॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, वेक्टर को 3D में रिजॉल्व करेंगे, तो चलिए कोशिश करते हैं। क्या ये परपेंडिकुलर दिख रहे हैं तीनों? ओके, चलिए मान लेते हैं ना, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। अब हमारे पास कोई एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए, ये रहा हमारे पास वो एक वेक्टर, ये हमारे पास वो ये हमारे पास वो एक वेक्टर है जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, इस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं ए वेक्टर। क्या दे देते हैं, ए वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है ये सभी एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल्स बना रहा होगा। तो सबसे पहले मैं इसकी ज्योमेट्री पूरी कर देता हूं। मतलब मैंने जेड एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाला इस तरीके से, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला और ये इस तरीके से हमने परपेंडिकुलर पैरेललोग्राम क्रिएट कर दिया। मैंने क्या कर दिया, मैंने ये पैरेललोग्राम क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे आके कर दिया। तो आपको दिख रहा है कि ये जो मैंने प्लेन बनाया है, ये जो मैंने प्लेन बनाया है, ठीक है, इस प्लेन में ये ए वेक्टर है, ये इस प्लेन में ए वेक्टर है। ये ए वेक्टर जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये ए वेक्टर जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा। देखिए इस वेक्टर से लेके जेड तक चले अपन, तो ये मैंने तीर बना दिया है ना। हम इस वेक्टर से जेड एक्सिस तक चले हैं, तो हमारे पास एंगल कितना आ गया, गामा। कितना आ गया, इसको क्या पढ़ते हैं, गामा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस प्लेन को आप 3D में विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए बच्चों। ठीक है, अगर आपने इस वाले डायग्राम को विजुअलाइज कर लिया तो आपने पूरा वेक्टर जीत लिया। ये ए वेक्टर है जो इस प्लेन में है, ठीक है, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, तो हम एक पैरेललोग्राम इस तरीके से भी बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक पैरेललोग्राम इस तरीके से भी बना देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अगर इस वाले प्लेन में बात करूं तो ये 90 डिग्री है मेरे पास। ये एंगल कितना है, ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री है। तो उस केस में अगर इसको मैं ए जेड बोल देता हूं, मतलब जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, ये, मतलब वेक्टर ने जब अपनी छाया जेड एक्सिस पर डाली और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाया, तो जेड एक्सिस पर हमें क्या मिल गया, उसका जेड कंपोनेंट। जैसे हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक्स कंपोनेंट मिला था, ऐसे हमें जेड एक्सिस पे जेड कंपोनेंट मिल गया। कैसे, हमारे वेक्टर ने एक्स एक्सिस पे कितना एंगल बनाया था, थीटा, तो हमने वेक्टर का कॉस थीटा लिख दिया। मतलब एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट था वो कॉस कंपोनेंट था। तो ऐसे ही ये जो वेक्टर है ये जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, गामा। कितना एंगल बना रहा है, गामा। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि ए जेड इज इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ गामा। तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, कॉस गामा इज इक्वल्स टू ए जेड बाय ए। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। चलिए दूसरे की बात कैसे करेंगे, ये ए जेड हो गया। अब ये पॉइंट यहां पर गिरा, ये ए जेड है तो ये भी ए जेड हो गया। ठीक है, इस वाले वेक्टर को मैं बोल देता हूं ए डैश, इस वाले वेक्टर को मैं क्या बोल देता हूं, ए डैश। ठीक है, तो ए के दो कंपोनेंट हो गए, यहाँ पर ए के क्या हो गए, दो कंपोनेंट। मतलब पहले मैंने ए वेक्टर को रिजॉल्व किया ए जेड प्लस ए डैश में, ये ए जेड है यहां से लेके यहां तक, ये ए जेड है, तो इसी के पैरेलल ये लाइन है बच्चों,
इसी के पैरेलल ये लाइन है, तो ये भी कितना हो गया ए जेड। तो ए डैश प्लस ए जेड, तो इस वाले वेक्टर के दो कंपोनेंट पहले हो गए, एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट, जिसमें से ये जो कंपोनेंट है ये जेड एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाली जो लाइन है, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है। यहां तक आगे बात समझ में। अब अगर हम आगे बात करेंगे इस वेक्टर की, ए डैश की, तो ए डैश देखिए, ए डैश, अब ए डैश तक पहुंचने के लिए मेरे को पहले एक्स पे इतना चलना पड़ेगा, फिर वाई पे इतना चलना पड़ेगा। यही समझाया था ना मैंने आपको कि एक्स डैश एक्स डायरेक्शन में मेरे को इतना चलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, और फिर वाई डायरेक्शन की दिशा में मेरे को इतना चलना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है मेरे पास, ये आ जाएगी ए एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन पे चलना है ना मेरे को फाइनली कहाँ पहुंचना है, यहाँ पे पहुंचना है। तो मैं एक्स पे इतना चलूंगा, वाई पे इतना चलूंगा, फिर जेड पे इतना चलूंगा। तो जेड पे तो हम पहले ही चल चुके हैं, ध्यान से देखिए, जेड पे तो हम पहले ही चल चुके हैं। अब हमें एक्स और वाई पे चलना है, मतलब अब हम इस पॉइंट पर पहुंचना है हमें, क्योंकि जेड से जेड पर चलकर हम डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच जाएंगे, तो पहले हमें इस पॉइंट पर पहुंचना है। तो पहले मैं एक्स चलूंगा, देन ए वाई चलूंगा। तो ये जो लेंथ आई है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आ जाइए आपके ए वाई। ठीक है, तो चलिए अब हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस ए वाई। तो ए डैश हमारे पास हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई। क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस ए वाई। तो अगर मैं बात करूं इस ए डैश की, ये ए डैश की वैल्यू अगर मैं यहां पर रख देता हूं, तो मेरे पास एक रिलेशन आएगा जो मैं आगे लिख सकता हूं, या फिर पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं। जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाया, अब इसी अल्फा एंगल ने वाई एक्सिस के साथ बनाया है, इस डायरेक्शन में देखो, वाई एक्सिस के साथ बनाया है बीटा एंगल, और इसी ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया है अल्फा एंगल। तो जैसे हमने कॉस गामा लिखा था ए जेड बाय ए, उसी तरीके से हम लिख सकते हैं ए बाय ए कॉस बीटा। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू ए वाई बाय ए। और इसी तरीके से मैं ए एक्स लिखना चाहूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए कॉस अल्फा। तो मेरे पास कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स बाय ए। ठीक है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये तीन फॉर्मूले क्या कहलाते हैं, हियर कॉस अल्फा, हियर कॉस अल्फा, cos beta and cos gamma are called डायरेक्शन कोसाइंस। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ये किस काम आते हैं, ये किसी भी वेक्टर की 3 डायमेंशन में रिजोल्यूशन करने के काम आते हैं, या फिर 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी वेक्टर के एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बताने के काम आते हैं। आपको यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब इन दोनों इक्वेशंस को ले लेते हैं। जब मैं इसको यहां पर ले रहा था, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए जेड प्लस ए डैश। ठीक है, ये ए डैश वेक्टर था और ये भी वेक्टर था। ठीक है, अब ए जेड तो हमारे पास ऐसा ही था, ए जेड तो हमारे पास ऐसा ही था। अब ए डैश की जगह एक्स प्लस ए वाई लिख देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई। तो मेरे पास जो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब किसी भी वेक्टर को अगर मैं तीनों एक्सिस के डायरेक्शन में, किसी भी वेक्टर को अगर मैं तीनों एक्सिस के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करूं, तो कैसे करूंगा, इस तरीके से ए एक्स मेरे पास क्या है, ये वाली लेंथ, एक्स डायरेक्शन में मैं जितना चला उतनी लेंथ इस वेक्टर के टिप तक पहुंचने के लिए। तो ये जो ए एक्स है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसके साथ हम आई कैप जोड़ देंगे क्योंकि एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वो। उसके बाद हम लिख देंगे ए वाई, ये जे कैप हो जाएगा, प्लस इसके बाद हम लिख देंगे ए जेड, ये के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने 2 डायमेंशन में मैग्नीट्यूड निकाला था, वैसे हम यहाँ पर भी एक मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो ये तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है, कंपोनेंट्स की फॉर्म में। ए एक्स इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, component of vector a along y axis,
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर z अलोंग z एक्सिस। ओके, चलिए इसका वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास वेक्टर क्या आ जाएगा, वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूले में डब्बे में बंद करता हूँ ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पर आगे की कैलकुलेशंस बढ़ेंगी। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा करूं, ठीक है, मैं क्या करूं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 लिख देता हूं। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, इसको प्रूफ कर सकते हैं अपन, एक बार इसको प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, कॉस अल्फा की वैल्यू देखिए ए एक्स बाय ए, तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस कॉस बीटा की वैल्यू हो जाएगी ए वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस कॉस गामा की वैल्यू हो जाएगी ए जेड स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। जब मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आ गया अपने पास। तब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसका अंडर रूट किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड के बराबर, मतलब ए के बराबर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, 1 आ गया। तो ये चीज हमारे पास फुलफिल हो गई, मतलब तीनों डायरेक्शन कोसाइंस को अगर अपन ऐड कर देते हैं तो हमें वैल्यू कितनी मिलती है, 1 मिलती है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, न्यूमेरिकल में जनरल डाटा के रूप में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका होता है, दूसरा तरीका ये होता है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। भाई यहाँ पे इक्वल टू 1 हो रहा है, तो देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 3, तो मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। आई बात समझ में। तो अगर मैं ये तीनों माइनस को उधर ले जाऊं और इस 1 को इधर ले आता हूं तो मेरे पास फाइनल आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो हमें दो रिलेशन बहुत अच्छे से याद रखने बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, मतलब अगर आप तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम कर देते हैं तो 1 के इक्वल होता है, और अगर आप डायरेक्शन साइंस के स्क्वायर का सम कर देते हैं तो वो 2 के इक्वल होता है। तो विद्यार्थियों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम वेक्टर और अब हम वेक्टर रिजोल्यूशन तक पढ़ चुके हैं। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने के काबिल हो चुके हैं। तो हो सका तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं कुछ न्यूमेरिकल वाला पार्ट यहाँ पर लेके आऊंगा, ताकि हमारी वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं उनका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल में कैसे होता है, कल हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। आपको चैनल पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।